देखिए जो लास्ट क्लास में हमने एम्पियर लॉ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। यानी आपने देखिएगा एम्पियर सर्किटल, ठीक है। यानी जो गाउस लॉ का और इससे पहले हमने एक कूलाम लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, गाउस लॉ और कूलाम लॉ पढ़ा था। उनमें जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो रिलेशन बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ में होता है। एक बार दिख रहा है क्या सभी को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में हम कल की क्लास में बात की थी कि ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दिख रहा है कि साफ थोड़ा सभी को एक बार मैसेज करके बता दीजिए जल्दी से। ये दो क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट और, जल्दी से मैसेज कीजिए थोड़ा, दिख रहा है क्या सभी को क्लियर? चलो ठीक है कि ये इलेक्ट्रिक करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी के बीच में रिलेशन शो होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये किसकी किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है। देखो कल की जो क्लास है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है, इसलिए आज हम उसको एक बार वापस से ले लेते हैं थोड़ा आउटलाइन सा, ठीक है। अब देखिए यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करता है वो कौन सा लॉ होता है? एम्पियर लॉ, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा किसकी तरह होता है? क्लोज लूप के लिए, या क्लोज लूप भी बोल सकते हैं, या क्लोज सर्किट में क्या होता है ये अप्लाई होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि जैसे कि हम गाउस लॉ करते हैं ना वो भी क्लोज सरफेस के लिए होता है, उसी तरह से ये जो एम्पियर लॉ है वो भी किसके लिए होता है? क्लोज सर्किट के लिए, ठीक है? इसके नोट से आप वहां से देखेंगे, ठीक है ना। तीसरी चीज देखिएगा कि गाउस लॉ में क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, तो नेट जो फ्लक्स है ई डॉटेड ds है वो किसके बराबर होता है? q डॉट f 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ ए टोटल चार्ज। ये कौन सा लॉ होता है? गाउस लॉ, यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया, यानी E डॉट ds क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। आपको याद हो तो हमने फ्लक्स पढ़ा था फाई इक्वल टू E डॉट ds, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया नोन एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट होती है इसकी वेबर, ठीक है, याद होगा आपको। अब देखिए यानी ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रोल गाउस लॉ का होता है, मैग्नेटिज्म में वही रोल किसका होता है? एम्पियर लॉ। अब एम्पियर लॉ देखो क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर देखिएगा एरियल इंटीग्रल होता है, एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ ए टोटल करंट। यानी वहां पर टोटल चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है? टोटल करंट। वहां पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर म्यू नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होती है, और ये होता है परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि परमिटिविटी और परमेबिलिटी अलग अलग चीज होती है। अब होता क्या है स्टेट वाइज उसकी बात देखो, ये टोटल करंट है यानी इसमें आप दो या दो से भी करंट भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम जब इसका एक एप्लीकेशन आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे लिखिएगा। देखिएगा एम्पियर सर्किट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है ये लॉ? लाइन इंटीग्रल
of magnetic field, line integral of magnetic field is equal to mu naught time of it total current। यानी क्या कहता है, एक मिनट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो एम्पियर में क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट। ठीक है, यानी लाइन इंटीग्रल यानी बी डॉट डीएस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट, यहाँ पे लिखते हैं आई टोटल। ये क्या है इसका स्टेटमेंट। क्लोज लूप के लिए होता है। अब देखिए आई टोटल का मतलब क्या, सीधी लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, एक वायर ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर देखिएगा दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो नेट मान लो फर्स्ट वायर में करंट I1 है और सेकंड वायर में करंट कितना है, I2 है। नेट करंट क्या है, कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। एक मिनट, हाँ क्या, ठीक है। अब देखिए यानी अगर दोनों वायर के अंदर, जैसे क्लोज लूप है, इसके अंदर दो वायर जा रहे हैं जिसमें करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो करंट हमेशा ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर देखिएगा करंट है एक वायर में अपवर्ड है और एक वायर में डाउनवर्ड है, उस केस में तो नेट करंट है वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस से, हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये टोटल करंट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे हम वहां पे गाउस लॉ में करते थे, वहां पे क्या होता था कि Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज से माइनस कर लेते थे। यानी ये जो सम होगा ये कौन सा होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि ये करंट भी चाहे फिर वो चार्ज हो, दोनों ही क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। मैसेज कर देते थोड़ा, पूरी जब इसमें एक साथ 10-12 बच्चे कर देते। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो स्ट्रेट वायर का एप्लीकेशन है आपका, क्वेश्चन में से आएगा प्रूव फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर बाय द एम्पियर लॉ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो एम्पियर लॉ से किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा मान लीजिए एक कंडक्टर वायर आपके पास ये, ठीक है, इस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट है ये फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, मान लो इससे R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस तो ये पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी कि स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस है, स्मॉल r की डिस्टेंस ले ली, तो यहाँ पर इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। तो देखिए एंकर को क्या कहता है, पहले हम इसको एनक्लोज करेंगे, इसको किसको करेंगे, एनक्लोज। जैसे गाउसियन सरफेस होता था ना, उसमें भी आप देखा होगा कि जैसे
प्लेट होती थी उसको हम क्या करते थे, एनक्लोज करते थे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी स्ट्रेट वायर आपको याद होगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको क्या करते थे, इस तरह से एनक्लोज करते थे। और फिर इसको फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तीनों को बी डॉट डी एस फर्स्ट वाले का करते थे प्लस बी डॉट डी एस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन इस तरह से करते थे गाउस लॉ, ठीक है ना। तो साथ साथ याद करेंगे तो भी ठीक है। अब देखिएगा, पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट है ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है इस वायर में, आप देख रहे होंगे इस वायर के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो हम थंब को किधर सेट करेंगे, करंट की डायरेक्शन में। तो जो फिंगर की कर्ल्स हैं, जो फिंगर की कर्ल्स हैं वो उसको डिनोट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखिएगा फिंगर की कर्ल्स है तो कैसे होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। देखिएगा, सोचिएगा ये वायर है, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, तो हमने थंब को वायर की तरफ तो फिंगर है इस तरह से, फिंगर कैसे आ गया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या मान लिया कि एक स्मॉल पार्ट है डीएल मान लिया, ये इसके ऊपर एक स्मॉल पार्ट है डीएल मान लिया। तो इस स्मॉल पार्ट डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम निकालेंगे, इसका लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, कंसीडर ए वायर इन विच करंट I is going as shown in figure, यानी इसमें मान लीजिए कितना करंट फ्लो रहा है, I फ्लो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P बाई एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इनटू I, ये हो गया। B तो देखिएगा कांस्टेंट है, देखिए ध्यान रखना एम्पियर लॉ में करंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पियर लॉ में करंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी आप पढ़ेंगे किसी बुक में पढ़ेंगे कि एम्पियर लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या हो गया, करंट कांस्टेंट है, स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है। एम्पियर लॉ हमेशा स्टेडी करंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। इसके यानी वेरिएबल करंट के लिए ये क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो B डॉट डी एल इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखिए B कांस्टेंट हो जाएगा, करंट चेंज नहीं हुआ तो B भी कांस्टेंट हो जाएगा। B एक मिनट रुकिएगा, इसको और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जब दो कटेगा तब क्या लिखेंगे, B डी एल cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। इनको भी cos थीटा भी हटा रखा है। देखिए मैं बात करता हूँ cos थीटा की। देखो cos थीटा किस किसके बीच में एंगल होना चाहिए, B के बीच में और DL के बीच में जो एंगल है वो cos थीटा है। देखिएगा इस वायर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे होगी। तो यहाँ पर सोचिए, इस पॉइंट के बारे में सोचिए, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर ये देखिएगा जैसे ये कोई सर्किल है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें करंट कैसे आ रहा है, तो देखिए उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल फॉर्म में होगा, टेंजेंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और डीएल की डायरेक्शन में क्या है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो बी डीएल cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये थीटा समझ गए होंगे ना, 0 डिग्री क्यों है, ये आर के बीच में और बी के बीच में एंगल नहीं लेना है, एंगल होता है बी और डीएल के बीच में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर बी को हमने बाहर ले लिया। अब देखिएगा डीएल की बात करें तो देखिए ये डीएल ये है, इस तरह से जितने भी डीएल है छोटे छोटे डीएल मिला के टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इस वायर की सर्कमफेरेंस, इस सर्किल की सर्कमफेरेंस के बराबर। डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसको यहां से हम लिख सकते हैं बी इनटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से देखिएगा, इसको थोड़ा सा
यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में। ये क्या हो गया, किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक रिवर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। इसमें कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, एक बार बताओ कोई भी बच्चा। मैसेज कर दीजिए। गुंजन गुप्ता, नौशाद, मंजिल। चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए कल एक बच्चे पूछ रहा था कि सर सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ध्यान देना, कल हमने यही बोला था कि हमने अभी पढ़ाया नहीं है सोलेनोइड के बारे में। ठीक है, तो देखो जो कल जो क्वेश्चन दिए थे हमने कर लिए, क्या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई बच्चा हो जिसको कल जो हमने क्वेश्चन प्रोवाइड कराया उसमें प्रॉब्लम हो। और देखिए जो पढ़ाया जाता है उसी को पढ़े। कई बच्चे मैं देख रहा था कल, वो 13 बता दे, ठीक है 13 देख लेंगे। कल मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे थे वो मतलब कि आगे के टॉपिक की बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं पहले उसी को क्लियर कीजिए, ज़्यादा वो मतलब कि आगे ना चले। ठीक है, 13 वाला एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार देख। और तो किसी को पूछना है क्या? ए सर्कुलर coils having the 100 tons, जो भी चलो ठीक है। A circle coils 100 tons of wire is the radius 20 centimeter। ठीक है, अरे अभी ये आप पढ़ाएंगे, अभी ये जो लूप है ना ये इसी में पढ़ा देंगे। ठीक है ना, जब इसी का बात कर लेंगे, जो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना आपके लिए, ठीक है ना, इसको इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज कल हमने किसी भी उसके एक्सिस पर जो फॉर्मूला, इसमें तो सीधा है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दे रखे, करंट दे रखा है और एरिया हो जाएगा आपका। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला बेस है ये तो। ठीक है, कोशिश करना एक बार फॉर्मूले से। आप एन से कंफ्यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। देखो अगर सिंगल कोयल के लिए होता है तो एन का मान एक हो जाता है, अगर उसमें नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ जाती है तो जितनी, जैसे 10 कोयल हो गई, हम उससे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोलेनोइड। अच्छा, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये केवल थ्योरेटिकल आएगा सोलेनोइड का और टोरॉइड का, इसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं सोलेनोइड के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि सोलेनोइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बता सकते हो सोलेनोइड क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ठीक है ना, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए, it is an insulated copper wire that in form of helix। देखिए यानी ये सोलेनोइड क्या होता है, इट इज द इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, यानी ये एक कॉपर वायर होता है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट थोड़ा सा,
ये खत्म हो जाएगी 9-10 पे। यही कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करनी है आपको, नहीं करेंगे। देखो जैसे ये कॉपर वायर है, ठीक है ना, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों है, देखो इसके ऊपर क्या है, जो थ्रेड है वो लगा हुआ है, ठीक है। वैसे इसके ऊपर देखिएगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये जो कॉपर वायर है इसके ऊपर पॉलिश आती है, जैसे आपने कभी देखा होगा जो मोटर वगैरह होती है ना, जिस कुएं वगैरह की मोटर बांधते हैं, फैन वगैरह बांधते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो वायर होता है कॉपर वायर वो इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस कॉपर वायर को अगर हम किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर इस तरह से लपेट देते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली, यानी तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये क्या होती है, सोलेनोइड होती है। स्प्रिंग की जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। यानी अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर की ये जो हेलिक्स है, अगर ये बहुत क्लोज रैप की जाती है, ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर ये बहुत क्लोजली रैप की जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, सोलेनोइड कहलाती है, ठीक है। तो सोलेनोइड के बारे में आप समझ गए होंगे कि इट इज स्ट्रक्चर इन विच इट रैप ऑन द कॉपर वायर, ठीक है। आवाज आ रही है सभी के पास, तब से मैं ऐसे चल रहा हूँ, एक बार बताइए आवाज आ रही क्या, चलो ठीक है। हाँ। अब देखिएगा, तो सोलेनोइड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, यानी एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, ये एक सोलेनोइड है और इसके अंदर करंट मान लेते हैं, इसको और थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, ठीक है, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, इस सोलेनोइड के अंदर क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो आप देखिएगा यहां पर जो करंट है इस लूप में आएगा इस तरह से, और इसमें करंट क्या होगा इस तरह से, यानी फिर करंट ऐसे आएगा, यानी आप देखेंगे कि जो प्रत्येक हेलिक्स है उसके अंदर जो करंट है वो जो अपोजिट फेस है उन दोनों में एकदम एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। देखिएगा, यानी अगर हम इस हेलिक्स की बात करें, ठीक है ना, एक हेलिक्स की बात करें, तो देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट है अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इसकी इस फेस पे करंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसमें करंट ऐसे है तो इस फेस पे करंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। अब देखिएगा प्रत्येक एक हेलिक्स की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसके अंदर जो करंट है वो इस तरह से, इस लूप को सोचिए, यहां पर करंट है वो इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखिए इस लूप के बारे में बात करते हैं, देखिए सोचिए ऐसे, ये एक लूप है, इसमें करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, आप अपनी फिंगर को किधर करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जो दो थंब है वो किसको डिनोट करेगा, उनके बीच उसके अंदर फ्लो होने वाले सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, एक हेलिक्स में करंट ऐसे जा रहा है, तो देखिए फिंगर है, उन जो फिंगर की कर्ल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो जो थंब है थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, यानी जो फिंगर की कर्ल है ये किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो अब देखिएगा, यानी इस वाली हेलिक्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। इस वाली हेलिक्स के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा, इनवर्ड होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक हेलिक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी भी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो यानी
किसी भी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है। आप चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी इतना ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तब भी इतना ही करेगा, और यहाँ पर रहेगा तब भी इतना ही करेगा। अब देखिएगा, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लेते कि एक रेक्टेंगुलर एम्पिरन वो सरफेस मान ली हमने, ये हमने एक एम्पियर सरफेस मान ली। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये हमने एक सरफेस मान ली। मैं मान लेता हूं, एक देखिएगा, लिख देता हूं, कंसीडर ए सोलेनोइड of radius r in which I current is flowing। यानी हमने मान लिया कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, कंसीडर ए एम्पियर सरफेस ऑफ लेंथ एल, यहां पे मैं लिखता हूं स्क्वायर। हमने ये एक स्क्वायर एम्पियर सरफेस मान ली ऑफ लेंथ एल या ऑफ साइड एल, साइड मान सकते हैं स्क्वायर में। इसकी साइड कितनी है, एल है, ठीक है। यानी ये जो साइड है ये कितनी होगी, एल होगी। ये वाली साइड है ये भी कितनी होगी, इसकी एल होगी। और ये साइड है ये भी कितनी होगी, इसकी एल होगी। और ये साइड भी कितनी होगी, एल होगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए हम इस एम्पिरिकल सरफेस से क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिएगा, मानते इसमें ये ए से हम मानते ए, ये बी हो गया, और ये मानते सी है, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, आपको दिख रहा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, ठीक है ना। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम देखिए सभी के लिए निकाल लेते हैं। इधर से देखिएगा, बी डॉट डी एल, ये किसके लिए है, ए बी के लिए, सॉरी, प्लस बी से लेके सी, बी डॉट डी एल, प्लस सी से लेके डी, बी डॉट डी एल, प्लस डी से लेके ए, बी डॉट डी एल, इक्वल टू म्यू नोट आई। जैसे हमने उसमें किया था ना गाउस लॉ में, यहाँ पे हमने इस वाले फेस के लिए लिया, फिर इस वाले फेस के लिए लिया, इस देखिए फेस के लिए लिया, और इस फेस के लिए लिया, ठीक है ना। तो हमने चारों के लिए ले लिया। अब देखिएगा, यहां से देखिएगा ए बी, बी डी एल कोस 0 डिग्री। देखिएगा ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। और ये जो डीएल है ये भी इस तरह से मान लेते कि इस डीएल के अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर हमने ये ले लिया। तो देखिएगा यहां पर ये डीएल और बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कोस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। प्लस बी से लेके से बी डी एल कोस 90। यहां पर देखिएगा ये बीसी है, ये बीसी इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। प्लस ये देखिए ये सी डी है, ये तो इस सोलेनोइड से बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोई करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे C इंटू बी डी एल, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोस 0 नहीं होगा, सिर्फ 0 इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिखता हूं 0 इंटू डी एल कोस 180 डिग्री, प्लस डी से ए आएंगे तो बी डी एल कोस 90 इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। यानी यहां ये भी फेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। देखो ये वाला फेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल 0 डिग्री,
ये वाला फेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये वाला फेस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो बी का मान 0 हो गया, ये वाला फेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी आपके पास बचा बी dl इक्वल टू म्यू नोट आई। बाकी सारे 0 हो गए, कोस 90 0 होता है और ये 0 हो गया, ठीक है। या फिर यहां से b, देखो ये dl 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 छोटे छोटे पार्ट मिला के किसके बराबर हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ l के, तो म्यू नोट आई, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिएगा इफ, तो यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार जल्दी से बताइए। एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए, यहां तक कोई दिक्कत क्या? जिसने गाउस लॉ पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। चलो जतीन गुंजन नौसर, ठीक है। अब देखिएगा हम मान लेते कि इस टोटल लेंथ में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, टोटल लेंथ में हम मान लेते कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। देखो ये ध्यान रखना और हमेशा याद रखना, बहुत जगह यूज लेंगे हम। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि ये एक वायर है, इसको हम बहुत जल्दी लपेटते हैं, ठीक है, तो उसमें मान लेते हैं कि 1000 टन्स है, तो ये एक मान लेते हैं 2 मीटर लंबा वायर है और इसमें 1000 टन्स है। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टन्स, तो ये 1000 तो एन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर के अंदर कितने टन्स होंगे, तो यानी एन को हम अगर एल से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है स्मॉल एन। ये स्मॉल एन कहलाता है नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन कहलाता है टोटल नंबर ऑफ टन्स, ठीक है ना। ठीक है, इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ टन्स आर एन, सो अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बी एल इक्वल टू म्यू नोट एन आई। हमने पढ़ा था ना कि सोलेनोइड के एक्सिस वाले, सॉरी सिंपल सर्कुलर लूप के एक्सिस में म्यू नोट आई आता था। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं एन की वैल्यू तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या फिर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई अपॉन एल, और एन अपॉन एल है, इसी को हम स्मॉल एन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां से बी कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा सोलेनोइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, म्यू नोट एन आई। ये स्मॉल एन समझ रहे हैं ना, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। आपको न्यूमेरिकल में इस तरह से देगा कि जैसे 5 मीटर वायर है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या होता है किसी भी सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, क्लियर समझ में आया? देखो यहां पर रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, हमने रेडियस आर मानी थी, फॉर्मूले के अंदर रेडियस का कोई मतलब नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं चाहे सोलेनोइड कम रेडियस का हो या ज्यादा रेडियस का हो, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फिक्स सेम रहता है। तो केवल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर आप उसके हेलिक्स की नंबर बढ़ा देते हैं, एक तो आपके पास सोलेनोइड है जिसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पास पास है, बिल्कुल क्लोज क्लोज है, यानी उसमें 1000, 1 मीटर के अंदर ही 1000 टर्न्स है। एक दूसरा सोलेनोइड है जिसके अंदर 1 मीटर में 500 सोलेनोइड है, सॉरी 500 टर्न्स है, तो किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसका एन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, करंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। म्यू नोट पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे, ठीक है ना।